नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, कठिन प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। एक ही बात कहूँगा, फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जो ये कठिन प्रश्नों की श्रृंखला को हल करने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, एक हौसला रखते हैं, यकीन मानिए उन विद्यार्थियों की आप तुलना किसी साधारण से तो नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, प्रत्येक सीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अपने चारों ओर संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आत्मीकरण से तात्पर्य है वह नया ज्ञान जिसमें पुराने संबोध प्रभावित नहीं होते। तीसरा देखते हैं, समायोजन का अर्थ है किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने संबंधों की मनोवैज्ञानिक रूप में पुनर्संरचना, पुनर्नियमित करना या फिर परिवर्तन करना। और चौथा है, देखो, प्रतिवर्तिता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता है। कई तो ऐसे विद्यार्थी इनमें होंगे कि ये प्रश्न देखते ही बाया को नहीं आवा है, एक धारणा बना लेंगे कि हमें आता ही नहीं, और यकीन मानिए वो प्रश्न गलत ही होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। यकीन मानिए जो प्रश्न बड़ा होता है, लैंग्वेज बड़ी हो सकती है लेकिन उसका उत्तर बड़ा आसान होता है। देखते हैं, ये कह रहा है कि प्रत्येक सीखने की प्रक्रिया के द्वारा हम अपने चारों ओर संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। यही कथन साथियों गलत है। इसका उत्तर ये ऑप्शन में एक होगा, क्योंकि प्रत्येक सीखने की प्रक्रिया द्वारा हम संसार की प्रथम सूचना प्राप्त नहीं करते। हम संसार की प्रथम सूचना तो संवेदनाओं से प्राप्त करते हैं। ज्ञान की पहली सीढ़ी तो संवेदनाएं होती हैं। हमारी आंख, कान, जीभ और त्वचा के द्वारा हम ज्ञान की पहली सीढ़ी को ग्रहण करते हैं। एक बच्चे का हाथ जला एक बच्चे का हाथ जला जब उसकी त्वचा के ऊपर लगा होगा, उसने अनुभव किया होगा कि मेरा हाथ जला है, तभी तो वो दूसरी बार जब भी आग के पास जाएगा तो वो दूर रहेगा। वहां पर वो प्रत्येक सेकंड काम में आएगा, क्योंकि उसमें पूर्व का अनुभव जुड़ जाएगा। प्रत्येक सेकंड वर्ड में अनुभव काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, संसार की प्रथम सूचना जो है वो संवेदनाओं से प्राप्त करते हैं, न कि प्रत्येक सेकंड के द्वारा। प्रत्येक सेकंड दूसरी कह सकते हैं हम इसको, ज्ञान की दूसरी सीढ़ी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अनुभव जुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर रहेगा। बाकी देखो, आत्मीकरण बिल्कुल सही है, ये हम पढ़ते भी हैं आत्मीकरण के बारे में। समायोजन भी हम यही पढ़ते हैं, और नए ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। तो पूर्व ज्ञान में यदि हम संशोधन करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तभी तो हम वातावरण के अनुसार या वातावरण को अपने अनुसार डालेंगे। तो ये सारा बिल्कुल ठीक है। प्रतिवर्तिता, देखो, ये एक नया वर्ड जरूर मिल सकता है, लेकिन हम यही पढ़ते हैं कि किसी वस्तु के आधारभूत गुणों के पहचानने की जो योग्यता है वो विकेंद्रीकरण हम पढ़ते हैं। विकेंद्रीकरण होता है, तो विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तिता एक ही शब्द है, थोड़ा सा रूप परिवर्तित है, हिंदी के कुछ वर्ड हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के 10 में से आप कितने सही कर पाते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कीमा का मतलब है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रिट 2018 में पूछा हुआ है। जीन पियाजे ने जो शब्दावली दी है, भैया याद कर लेना, अपनी कॉपी के लास्ट पेज में लिख लेना। जितने भी शब्दावली के शब्द हैं वो सारे के एक्सप्लेन आपको आने चाहिए। देखते हैं, खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि और लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। भाई ये बिल्कुल सही बात है। देखो, स्कीमा जो वर्ड है वो एक बायोलॉजी का वर्ड है, और मानसिक संरचना को हम जीव विज्ञान के भाषा में स्कीमा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। प्याजे भी इसकी बात करते हैं। प्याजे की जो थ्योरी है उसका ही वर्ड है स्कीमा की। बच्चा क्या करता है, जो नए ज्ञान होते हैं उस नए ज्ञान को सीखता है, तो पूर्व जो अनुभव होते हैं हमारे, उनके अकॉर्डिंग वो नए ज्ञान को धीरे धीरे उनमें बदलता रहता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई नई चीज़ सीखता है तो उसके जो पुराने अनुभव हैं वो एक एकत्रित हो जाते हैं, ये मानसिक संरचना में इकट्ठे हो जाते हैं, और उनके बेस पे वो कुछ आगे करने की सोचता है। तो हम ये कहते हैं कि लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित या व्यवस्थित पैकेट्स को एकत्रित होना, ये क्या है, स्कीमा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है। ये देखो, फर्स्ट ग्रेड का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ है। तो इसका देखो, गतिवर्धन है, साम्यावस्था है, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, और चौथा है परिपक्वता। देखो, इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सामाजिक परिपक्वता की, सामाजिक जो अंतःक्रिया है, सामाजिक सोशल इंटरेक्शन है, इनकी बात पियाजे नहीं करता है। इनकी बात तो वाइगोत्स्की करता है, और वाइगोत्स्की और पियाजे में यही तो फर्क है। बाकी देखो, साम्यावस्था भी हम पढ़ते हैं। गतिवर्धन भी यही होता है कि मानसिक संरचना एक
जैसे वो कहते हैं ना कि आरोही क्रम में बढ़ रहा है, कुछ पहले कम सीखेगा फिर और सीखेगा और सीखेगा, इस प्रकार से ये वर्ड आया है गतिवर्धन, गतिशीलता हम कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, मानसिक विकास की गति होती है, मानसिक विकास की गति होती है। परिपक्वता शब्द जो है वो भी हम पियाजे की थ्योरी में कहीं कहीं पढ़ते हैं, पियाजे की जो थ्योरी आप पढ़ेंगे ढंग से तो उसमें आपको परिपक्वता शब्द मिलेगा। लेकिन सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक अंतःक्रिया है, वो आप वाइगोत्स्की की ही थ्योरी में आप देखोगे। तो इसका सही जवाब देखो ऑप्शन नंबर 3 होगा। बाकी देखो इसकी ऑफिशियल आंसर की अभी आई नहीं है, आएगी तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप धीर सिंह धाबाई जो सर हैं उन पर आप विश्वास करते हैं, कर सकते हैं, उन्होंने यही माना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, कुछ टीचर हैं जिन्होंने परिपक्वता पर कहते हैं लेकिन गलत है वो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच क्या करता है, संतुलन की क्रिया करता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? समावेशन, समायोजन, संतुलन और ज्ञान विहन। ये देखो रीट 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है, और अभी देखो सेम ऊपर वाला प्रश्न 2020 में पूछ लिया फर्स्ट ग्रेड में। तो बिल्कुल पियाजे के जो कीवर्ड हैं, जो थ्योरी दी है वहां से प्रश्न लिंक हो रहा है। तो यकीन मानिए कि वो चीजें इंपॉर्टेंट लिंक हुआ है। तो इस प्रश्न की बात करें तो ये सीटेट में भी सीधा प्रश्न पूछा हुआ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, संतुलन। पुराने और नए जो धारणाएं होती हैं, अनुभव होते हैं, उनके बीच संतुलन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? यूपी टेट 2017 में प्रश्न पूछा हुआ है। मेरे को पता है ये प्रश्न आपको नहीं आता, लेकिन आप इसको गलत भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने क्रेसमर का वर्गीकरण पढ़ा है, आपने युंग युंग का वर्गीकरण भी पढ़ा है भाई, जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी है। स्प्रिंगर का वर्गीकरण भी आपने पढ़ा है। तो आप ऑप्शन नंबर 4 करेंगे, केनन, जो इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। केनन इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिन्होंने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की है। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में मिलेंगे जहां पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, प्रश्न को काट कर हल करना कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपको ऐसे प्रश्न भी कर सकते हैं, क्या पता वो प्रश्न हमारा क्या हो जाए, सही हो जाए। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर आज का 6 देखेंगे। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये कथन किसका है? देखो आज की क्लास में 10 में से आप अगर 5 प्रश्न भी निकाल लोगे ना, यकीन मानिए बहुत अच्छी तैयारी। कमेंट करके जरूर बताना आप 10 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो। कल बहुत अच्छे विद्यार्थियों ने स्कोर किया, 8, 7, 9, कई विद्यार्थी 9 पर भी आ गए थे। तो बहुत अच्छी तैयारी है भैया। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये साथियों एबिंगहॉस का कथन है। अब देखो यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ है, तो हो सकता है आगे ये रिपीट हो जाए। आपको आता है तो भैया बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कॉपी के अंत पेज में लिख लीजिए एबिंगहॉस। अब कहीं कहेंगे ना ऐसे नहीं आ सकता, तो भैया उनका कुछ नहीं हो सकता, आपको नहीं लिखना है ऐसे विद्यार्थियों। ऐसे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, देखो, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें या कार्य में या लाभ में बदल सकता है? तो ये साथियों ऑप्शन नंबर 1 है टोकन इकोनॉमी, दूसरा है गठन, तीसरा है विलोपन, चौथा है अप्रकट संवेदीकरण। ये रीट 2018 का प्रश्न है, और कई विद्यार्थी तो इसमें उलझ गए कि ये प्रश्न आया कहाँ से। अरे अपने सिलेबस में ही है। सेपिंग वर्ड कई बार पूछ लिया जाता है, सेपिंग वर्ड, स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, सेपिंग वहां से वर्ड लिया गया है, लिंक कर लेना, याद कर लेना। प्रश्न पूछ सकता है सेपिंग वर्ड का संबंध किससे है, कौन से सिद्धांत से, याद रख लेना। विलोपन का भी पूछ सकता है। विलोपन जो आप पावलोव की थ्योरी पढ़ते हो, कुत्ते के बार बार जो घंटी बजाने पर लार नहीं आती है, इस समय की बात को विलोपन वर्ड कहता है पावलोव। तो याद रखिएगा ना, विलोपन। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो अप्रकट संवेदना भी वही चीज़ होती है। अप्रकट संवेदना में किसी ऐसे व्यवहार की हम बात करते हैं जो मतलब गलत होता है, उसकी खामियों का हमें पता चलता है, तो उस व्यवहार के प्रति हमारी संवेदनाएं क्या होती हैं, अप्रकट होने लगती हैं, हम उस व्यवहार को नहीं करना चाहते। तो वो होता है आपका अप्रकट संवेदीकरण। टोकन इकोनॉमी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। टोकन इकोनॉमी यानी बच्चे को एक प्रकार से टोकन दिए जाते हैं कि बच्चा तू ये कर,
ये करेगा तो तेरे को ये चीज़ मिलेगी। तो वही वही चीज़ इसमें पूछ रहा है कि कौन सी तकनीक है जिसमें एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल तो करता है, लेकिन बाद में जो अपनी इच्छुक चीज़ें हैं उसका कार्य में लाभ भी बदल सकता है। हमने ये कहा कि बच्चा तू ये पाठ याद कर ले, बाद में तेरे को क्या करना है, क्या करेंगे, तेरे को ये वाला मोबाइल दे देंगे और आप उसको देख लेना। तो वही चीज़ है कि उसको क्या है, टोकन इकोनॉमी, वो अपना पहले काम कर लेता है, उस चीज़ को हासिल कर लेता है, बाद में वो अपने जो इच्छुक चीज़ें हैं उनका लाभ उठाता है। तो ये चीज़ इसमें पूछी है, टोकन इकोनॉमी इसका सही आंसर रहेगा। ये एक तकनीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह यंत्रवत हो जाता है। देखो, ऊपर हमने विलोपन की बात की, और विलोपन में पावला भी ये कहते हैं कि अगर कुत्ते के सामने घंटी बार बार बजाएं, भोजन नहीं डालें, तो सीधी सी बात है कि कुत्ता एक समय सोचेगा कि भोजन तो आ नहीं रहा, कुत्ते की जो स्वाभाविक प्रक्रिया थी लार आने की वो खत्म हो जाती है, और इस स्थिति को उन्होंने विलोपन नाम दिया। तो सेम ऐसा ही है कि आदत एक ऐसा व्यवहार है, उसको अगर बार बार करेंगे, बार बार अगर दोहराया जाएगा तो वो यंत्रवत हो जाएगा। और इसकी ये परिभाषा दी किसने है? पहला है मॉर्गन, दूसरा है गेरिट, तीसरा है मर्सेल, चौथा है विलियम जेम्स। देखो, रेट 2018-12 में प्रश्न पूछा हुआ है, और अभी हमने ऊपर बात करके आए थे एबिंगहॉस की, यूपीटेट 2018 में पूछा हुआ। तो ये प्रश्न बिल्कुल आपको नया लगेगा, लेकिन साथियों याद रखना, ये कथन जो है वो गेरिट का कथन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। ये एक ऐसा प्रश्न है, आपको आना ही चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जब लड़कों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? पहला ऑप्शन है प्रक्षेपण, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है प्रतिक्रिया निर्माण, चौथा है उदात्तीकरण। देखो, अप्रत्यक्ष जितनी भी युक्तियां हैं, हर बार नया एग्जाम्पल आता है, आप किसी एग्जाम्पल को रट नहीं सकते। आपको अगर कंसेप्ट पता है कि उदात्तीकरण का मतलब ये होता है, आपको पता है कि प्रक्षेपण का मतलब ये होता है, तो भैया कोई भी एग्जाम्पल एग्जामिनर दे दे, हम उसको कर देंगे। इसलिए आपको एग्जाम्पल पे नहीं जाना है कि ये एग्जाम्पल इसका हम रट लेंगे और हमारा पास हो जाएगा ना। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। देखो, उदात्तीकरण क्या होता है? उदात्तीकरण मैंने आपको कल भी बताया था। शोधन कह सकते हैं, परिशोधन कह सकते हैं, मार्ग बदलना कह सकते हैं, और इसके सबसे अच्छे उदाहरण मैंने आपको तुलसीदास और कालिदास के बारे में बताया था। तो वो क्या है? उदात्तीकरण है। आप इसका ऐसे भी समझ सकते हैं कि घर में जैसे जैसे एक बड़ा भाई और छोटा भाई में झगड़ा हो जाता है, तो घर की जो दो लक्ष्मियाँ होती हैं, वो एक तो होती है, मान लीजिए कि जो झगड़े को कम करना चाहती है, एक झगड़ा बढ़ावा देने। अब बड़ी वाली वो कहती है कि चलो, ये छोटा बच्चा छोटा है, छोटा है, आपसे छोटा है, और इससे ये गलती हो गई, आप तो बड़े हैं, पिता के समान हैं, तो आप ये मतलब छोड़ दीजिए इस प्रकार के झगड़े। तो जो बड़े वाला होता है वो एक उदारतापूर्वक वो उस काम को बदल लेता है, वो अपना कार्य जो होता है वो बदल लेता है, मार्ग बदल लेता है, तो वो उदात्तीकरण होता है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को हम किसी पॉजिटिव एनर्जी में लगा सकते हैं। तुलसीदास जो थे, पहले उनकी जो ऊर्जा थी वो जो अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो वह कहीं ना कहीं जो उनकी ऊर्जा थी बाद में उन पॉजिटिव ऊर्जा में लगी, तो उन्होंने इतिहास रच दिया। तो ये भी क्या है? उदात्तीकरण है, मार्ग बदलना है। प्रतिक्रिया निर्माण क्या होता है? प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब होता है अपने स्वभाव के प्रति रिएक्शन। नेचुरल जो स्वभाव होता है उसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो हमारा प्रतिक्रिया निर्माण होता है। जैसे आपने मेरे को कभी घर बुलाया, हालांकि आप बुलाओगे नहीं, तो आप मैं आपके घर गया तो आपने मेरे को बोला कि ये चाय लीजिए, आपने पूछा चाय, तो मेरा मन नहीं है, हालांकि मैं चाय नहीं पीता, फिर भी मैं आपका मन रखने के लिए वो चीज़ ले लेता हूँ, वो चाय पी लेता हूँ, तो वो क्या है? प्रतिक्रिया है, स्वभाव के प्रति रिएक्शन है। विस्थापन क्या होता है? प्रक्षेपण, अपना दोष है वो दूसरे पे डालना प्रक्षेपण होता है, और विस्थापन, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर रहेगा। विस्थापन होता है एक ऐसा व्यवहार जिसका फर्क दूसरे जगह पे पड़े। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप पढ़ते हैं कि सास बहू का अगर झगड़ा हो जाता है, तो बहू का जो है सास पर तो अब बस चलता नहीं, तो वो क्या करता है, या तो खिलौनों को तोड़ती है, या अपने बच्चों को पीटती है, या फिर बर्तनों पे वो अपना गुस्सा निकालती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। यही इस प्रश्न में पूछा है कि बालकों को गुस्सा आता है और वो खेलने के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते हैं खेलने के लिए, जबकि वो पहले से अच्छा महसूस नहीं करते तब भी।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिएगा। कईयों को तो ये प्रश्न भी बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन है बड़ा आसान। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, परंतु साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से डर रहा है। इनमें से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह से समझाया गया है? ये ऑप्शन है आपके। मतलब ये हम द्वंद्व की बात करते हैं, मानसिक द्वंद्व होता है। द्वंद्व क्या होता है? हमारे सामने दो या दो से अधिक ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनमें से हमें किसी एक को चूज करना होता है। इस स्थिति में हम तय नहीं कर पाते कि यार ये करें या वो करें, तो ये एक द्वंद्व होता है। जबकि कुंठा और भगना से अलग चीज़ है। कुंठा तो ये होती है कि जैसे मान लीजिए हमने तैयारी की और हमें असफलता मिली, तब उससे हमें क्या हो गई? कुंठा हो गई, भगनासा हो गई। लेकिन द्वंद्व होता है दो या दो से अधिक स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिनमें से हमें किसी एक को चुनाव करना होता है, और वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दो नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब मान लीजिए आपको दो एक साथ आपका जो ऐसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाए, दो जॉब में हो जाए, आपका रेट में भी सिलेक्शन हो जाए, आपका पटवार में भी हो जाए। अब आपके एक द्वंद्व की स्थिति में आ जाता है कि यार मैं इसको ज्वाइन करूँ या उसको ज्वाइन करूँ। तो ये क्या है? ये द्वंद्व है। तो इसमें ये पूछा है, देखो अब देखते हैं कि एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है। ये देखो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। गलतियों को स्वीकार करना, हौसला चाहिए भाई। तो ये क्या है? इसको हम बोलेंगे पद्धति, बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? पद्धति। और ये आगे देखो, वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। अब देखो डरना क्या है? नेगेटिव बात है, तो ये क्या है? वर्जन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, पद्धति, वर्जन, विरोधाभासी परिस्थिति। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। पद्धति में दोनों पॉजिटिव बातें आ जाएंगी, और वर्जन में दोनों नेगेटिव बातें आ जाएंगी। कई बार परिहार शब्द आपको मिलते हैं, ग्राह्य परिवार शब्द मिलते हैं, तो वही चीज़ें इसमें हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, बाकी जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल वही है। तो ये आज के 10 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ 10 में से आप 5 तो कर ही दोगे। इससे ज़्यादा भी होते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल फिर और लेकर आते हैं आपको और बेहतरीन 10 शानदार प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।